अब हम इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर शेयर्स को इशू किया जाता है तो उसे दो पार्ट में इशू किया जा सकता है, दो तरह से इशू किया जा सकता है। पहला हमने पढ़ा फॉर कैश और दूसरा था अदर देन कैश। कैश के अंडर में हमने पढ़ा कि लमसम और इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, क्या एंट्रीज पास की जाती है। अब हम आज के इस वीडियो पे करेंगे इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अदर देन कैश कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। हम जो कंपनी है वो कभी कभी क्या करता है, शेयर्स को इशू करता है कैश में। वो शेयर मार्केट में इशू किया, उसके बदले पब्लिक ने परचेज किया और उसका कैश पेमेंट कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि कंपनी को कैश का रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी उसे शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब जो कैश में इशू किया जाता है तो वहाँ एंट्रीज हम पढ़ चुके हैं। अदर देन कैश कहता है तो उसके तीन कंडीशन होते हैं। ध्यान से इस तीनों कंडीशन को समझेंगे। इस तीन कंडीशन के अलावा आपको कुछ भी नहीं आता है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे। अगर गो थ्रू करिए अच्छे से, आपको पूरा अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में तीन पार्ट होता है। पहला परचेज ऑफ एसेट्स, दूसरा एक्वायरिंग ऑफ बिजनेस और तीसरा होता है टू प्रमोटर्स। अब हम इस तीनों पार्ट को एक एक करके अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। परचेज ऑफ एसेट्स मतलब कंपनी ने कोई एसेट्स परचेज किया और उसके बदले में शेयर्स को क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। यानी कि जैसे कंपनी ने एक मशीन परचेज किया 10 लाख रुपीज का और उसके बदले उसने पैसे पेमेंट ना करके क्या किया, उसके बदले शेयर्स इशू कर दिए, तो वो कहलाएगा हमारा परचेज ऑफ एसेट्स। आगे बात समझ में आपको। पहले हम इन दोनों टॉपिक को साथ लेकर चलेंगे। परचेज ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी एसेट्स परचेज करता है और उसके बदले शेयर इशू करता है। दूसरा होता है हमारा एक्वायरिंग ऑफ बिजनेस। देखिए कभी कभी कंपनी क्या करता है कि एसेट्स तो परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, कोई बिल्डिंग परचेज करता है, लेकिन कभी कभी किसी एक पूरे बिजनेस को परचेज कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि दो कंपनीज है, एक्स कंपनी और वाई कंपनी। वाई कंपनी अब बिजनेस को नहीं रन करना चाहता है, वो उसे अब क्लोज करना चाहता है, या लॉस है किसी भी सिचुएशन की वजह से अब वो कंपनी को बंद करना चाहता है, तो एक्स कंपनी क्या करेगा, वाई कंपनी को पूरी तरह परचेज कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। एक्वायर करने का मतलब क्या है कि पूरा एडॉप्ट कर लेना। तो इसमें दो तीन बातें होती हैं। सबसे पहला, अगर कंपनी दूसरे कंपनी को एडॉप्ट करेगा तो पहला बात क्या होगा कि उसके एसेट्स को एक्वायर करेगा, एसेट्स ले लेगा। दूसरा, उसके लायबिलिटीज को भी लेगा। और तीसरी बात कि वो कुछ ना कुछ पेमेंट भी तो करेगा। फ्री का बिजनेस तो नहीं दे देगा ना। अपना कंपनी गुडविल बनाया, बहुत सारे काम किए, इतने दिनों से चला रहा है, तो उसके बदले कुछ वो पेमेंट भी लेगा। या हम कहें तो जो कैपिटल उसका है उस पैसे को ले सकता है वो अपना। तो आइए हम इसकी जनरल एंट्रीज को देखते हैं। सबसे पहले परचेज ऑफ एसेट्स। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एसेट्स परचेज किया जाता है तो एंट्री क्या होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सेलर सप्लायर। अगर आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर नेम गिवन है कि किससे परचेज किया है तो उसका नाम लिखेंगे। अगर नाम नहीं मालूम है तो क्या लिख देंगे, टू वेंडर अकाउंट। यानी कि हमारा एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये हम बस परचेज का भी एंट्री कर रहे हैं। हमारा जो काम है वो क्या है, वेंडर को पेमेंट करना। अदर देन कैश जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमको मेनली क्या समझना है कि हम वेंडर को पेमेंट किस तरह से करते हैं, वो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। आ रही बात समझ में आपको। तो परचेज ऑफ एसेट्स का एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर क्वेश्चन में वेंडर का नाम गिवन है, वेंडर मतलब जिससे हम एसेट्स को परचेज किए हैं, तो उसका नाम नोट कर देंगे। आई होप आप ये पहला एंट्री समझ गए कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और अमाउंट कौन सा होगा, जितने में हम उस एसेट्स को, चाहे वो मशीनरी हो
या बिल्डिंग हो उसको परचेज कर रहे हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, हमने यहाँ जर्नल एंट्री में लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर गिवन है कि उसने मशीन परचेज किया तो मशीन नाम लिखेंगे आप, एसेट्स न लिखकर मशीनरी अकाउंट डेबिट या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और टू वेंडर, वेंडर यानी जिसका नाम दिया हो तो नाम, नहीं दिया हो तो वेंडर। समझ गए बात को, ये बस एक नाम है, अगर पर्टिकुलर गिवन है क्वेश्चन में तो वो चीजें आप लिखेंगे। क्लियर? और अमाउंट कौन सा होगा? जितने में हम उसे परचेज कर रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब द परचेज वैल्यू ऑफ द एसेट्स, जितने में हम उसे परचेज कर रहे हैं। अब सेकेंड बात आती है एक्वायरिंग ऑफ बिजनेस के बारे में। ध्यान से समझिए, हम जब किसी बिजनेस को एडॉप्ट करते हैं, जब किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो उस बिजनेस में उसके एसेट्स को भी लेते हैं, उसके लायबिलिटी को भी लेते हैं। केवल उस बिजनेस को लेने का मतलब क्या है? उसके एसेट्स को भी लेना, उसके लायबिलिटी को भी लेना। तो ये एंट्रीज आपके लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। आप बहुत पहले से करते हुए आ रहे हो कि एसेट्स अगर परचेज करेंगे तो एसेट्स टू वेंडर था हमारा इसके पहले, तो एसेट्स अकाउंट को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट को डेबिट कीजिए। कौन सा सिचुएशन है ये? जब बिजनेस को एक्वायर किया जाता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, जो उसके लायबिलिटीज होंगे उसको भी तो हम ले रहे हैं, तो टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट। वेंडर यहाँ कौन है? जिसके कंपनी को परचेज कर रहे हैं उस कंपनी का नाम आएगा। यहाँ पर वेंडर क्या है? कंपनी का नाम। समझ गए बात को? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स, जितने भी एसेट्स दिए हैं हमने यहाँ पर नॉर्मल लिख दिया एसेट्स अकाउंट डेबिट। आप एसेट्स डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर गिवन है तो, अगर पर्टिकुलर गिवन है एसेट्स कर दा, एसेट्स नाम दिया हुआ है तो आप एसेट्स लिख दो। लेकिन अगर उसमें नाम पर्टिकुलर टोटल गिवन दिया है कि सर मशीनरी लिया, बिल्डिंग लिया, डेटर्स लिया, बिल्स रिसीवेबल, तो जितने भी हैं उन सबके नाम को हम यहाँ डेबिट कर देंगे। यानी कि जितना एसेट्स क्वेश्चन में दिया है सब एसेट्स को यहाँ डेबिट कीजिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और इसके सामने उनका अमाउंट जो फेयर वैल्यू है, जो वैल्यू उसमें दिया है वो वैल्यू यहाँ पर नोट करते चलिए। और टू लायबिलिटी, लायबिलिटी का आने का मतलब क्रेडिटर्स अगर दिया है, बिल्स पेएबल दिया है, बैंक लोन दिया है, तो वो सब भी यहाँ हम लोग नोट करते हैं। क्योंकि आप एक कंपनी को जब परचेज कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, तो उसके एसेट्स ले रहे हो, तो उसकी लायबिलिटीज की पेमेंट कौन करेगा? वो हम ही करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं टू लायबिलिटीज अकाउंट, और अगर लायबिलिटी का पर्टिकुलर नेम दिया है तो उसके नाम पूरा गिवन करेंगे आप। और टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेंडर अकाउंट, यानी कि जिससे हम उसको परचेज कर रहे हैं। आगे बात समझ में आपको कि सर अगर हम किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स का नाम दिया है तो पूरे नाम को लिस्ट करें डेबिट, टू लायबिलिटी अकाउंट, जो लायबिलिटी गिवन है वो लायबिलिटी नोट करेंगे, और टू वेंडर अकाउंट, यानी कि हम उस कंपनी को जितने में परचेज कर रहे हैं वो अमाउंट वहां पर नोट किया जाएगा। जैसे एक चीज देखिए, हमने एसेट्स खरीदा 10 लाख रुपए में, लायबिलिटी था 2 लाख रुपए का, तो वेंडर को कितना पेमेंट करेंगे हम? 8 लाख रुपीज का पेमेंट कर देंगे। समझ गए बात को? 10 लाख का एसेट्स दिया था क्वेश्चन में, 2 लाख का लायबिलिटी दिया था। बैलेंसिंग फिगर कहाँ आया? क्रेडिट साइड टू वेंडर 8 लाख रुपया। समझ गए बात को आप? यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो पेमेंट हम कर देंगे वेंडर को। अगर यहाँ 2 की जगह 3 होता तो हम कितना पेमेंट करते हैं इसे? 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीज का पेमेंट करते हैं। अब देखिए इस बात को क्लियरली समझिए। कभी कभी क्वेश्चन में, ये तो पहला कंडीशन हुआ कि सर अगर क्वेश्चन में एसेट्स दिया है, लायबिलिटी दिया है, हमने टोटल एसेट्स को डेबिट किया, टोटल लायबिलिटी को क्रेडिट किया और बैलेंसिंग फिगर निकाल के वेंडर को पेमेंट कर दिया। अब क्वेश्चन आपके लिए हमेशा इजी नहीं रहता, कभी कभी कंफ्यूज करता है आपको। क्या कंफ्यूजन पैदा करता है? ध्यान से समझिएगा। लायबिलिटी और एसेट्स हम सेम रहने देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि सर आपने 10 लाख का एसेट्स लिया, ठीक है, 3 लाख रुपए का लायबिलिटीज भी आप मेरा दे रहे हो, ठीक है, बट अब आप एक काम करो, हमको पेमेंट करो 8 लाख रुपए की ही। अब देखो भाई, यहाँ तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो गया कि सर हम कंपनी के एसेट्स लिए 10 लाख रुपए के,
उसके लायबिलिटीज ले रहे हैं 3 लाख रुपए के, और हमारे पास बचा 7 लाख। वो 7 लाख हमको कंपनी को देना है, उसके बदले शेयर्स देना है, लेकिन ये तो 8 लाख मांग रहा है। तो भैया इतने दिनों से वो बिजनेस कर रहा है तो क्या आपको डायरेक्टली दे देगा पेमेंट? नहीं, वो क्या करेगा, उसकी जगह गुडविल भी लेता है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, डेबिट साइड में गुडविल अकाउंट डेबिट, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर है। यानी कि अगर हम नॉर्मल सी बात समझें तो टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट बैलेंस, टोटल क्रेडिट अमाउंट माइनस टोटल डेबिट अमाउंट, तो वो क्या कहलाएगा बैलेंसिंग फिगर हमारा, गुडविल। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जब हम बिजनेस को एक्वायर करते हैं, टोटल एसेट्स को नोट कर दिए, टोटल लायबिलिटी को नोट कर दिए, और क्वेश्चन में गिवन है कि आपको कंपनी जिससे परचेज करें उसको कितना पेमेंट करना है, उसको भी नोट कर दिया आपने। और जब आप दोनों साइड का टोटल कर रहे हो तो वो जब मिसमैच हो रहा है तो आपने क्या देखा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड को माइनस कर दो, और जो बैलेंसिंग फिगर आया डेबिट साइड में वो कहलाएगा कंपनी का गुडविल। यानी कि जो कंपनी हम परचेज कर रहे हैं उसको उसके गुडविल का भी पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। आई होप आप ये बात समझ गए। वेरी गुड। अच्छा, ये तो सेकंड केस था। पहला केस हमने क्या पढ़ा कि सर 10 लाख एसेट्स था, 3 लाख लायबिलिटी था, तो बैलेंसिंग 7 लाख रुपए हमने पेमेंट कर दिया वेंडर को। दूसरा कंडीशन पढ़ा कि सर 10 लाख एसेट्स था, 3 लाख लायबिलिटी था, 8 लाख पेमेंट करना है, 1 लाख डेबिट साइड में कम आ रहा है, तो वो बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा गुडविल अकाउंट। यानी कि टोटल क्रेडिट अमाउंट माइनस टोटल डेबिट अमाउंट इज नोन एज गुडविल अकाउंट। अब एक केस और, थर्ड केस को देखिएगा। थर्ड केस क्या बोल सकता है कि सर जी आपको 10 लाख का पेमेंट करना था, ठीक है, ये हटा दीजिए। अब मान लीजिए इसको आप नोट कर लेंगे, हम इसको रफ कर देते हैं कि सर 10 लाख का पेमेंट एसेट्स हमने ले लिया, लायबिलिटी लिया 3 लाख रुपए की, लेकिन वेंडर को देना है मात्र हमें 5 लाख रुपया। अब तो आप खुश हो गए कि सर 10 लाख का एसेट्स ले लिए, 3 लाख का पेमेंट कर दिया लायबिलिटी, 5 लाख उसको दे रहे हैं, 2 लाख रुपए का तो हमें प्रॉफिट हो गया। आप बिल्कुल सही हो, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम उसे दिखाएंगे क्या, किस नाम से दिखाएंगे, तो उसे कहेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और 2 लाख रुपया यहां दिखा देंगे। यानी कि ठीक उल्टा हो जाएगा, ये क्रेडिट था तो यहां क्या होगा, टोटल डेबिट अमाउंट माइनस टोटल क्रेडिट अमाउंट, तो वो कहलाता है क्या हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आप समझ गए बात को। पहला कंडीशन हमने क्या समझा कि सर हमने एसेट्स लिया, लायबिलिटी को माइनस किया, तो वो पैसा कहलाया हमारा कि वेंडर को कितना देना है। दूसरा, सर हमने एसेट्स लिया लेकिन माइनस किया लायबिलिटी, प्लस वेंडर का भी पैसा दिया हुआ था तो माइनस किया, तो इसको हम कहेंगे क्या, कैपिटल रिजर्व। और अगर हमने लायबिलिटी प्लस वेंडर यानी कि टोटल क्रेडिट माइनस एसेट्स यानी कि डेबिट, तो ये कहलाएगा सर गुडविल अकाउंट। ये 3 कंडीशंस के बारे में हमने समझा कि अगर क्वेश्चन में एसेट्स दिया है, लायबिलिटी दिया है, तो डिफरेंस निकालकर वेंडर दिखा दो। अगर एसेट्स दिया है, लायबिलिटी वेंडर ये भी दे दिया है, और एसेट्स ज़्यादा आता है, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व। यानी कि सिंपल वे में समझ लो कि अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया और वो मिसमैच होता है, तो डेबिट साइड अगर कम आता है, बैलेंसिंग फिगर आता है, तो हम उसे गुडविल कहते हैं, और अगर क्रेडिट साइड कम आता है यानी कि बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आता है, तो हम उसे
कैपिटल रिजर्व कहते हैं। आई होप आप समझ गए, ये चीजें आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए नोट कर लें, चलिए रफ करते हैं। चलिए जी, अब आते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर। हम ये समझ गए कि सर एसेट्स परचेज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, और किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं। अब इस दोनों सिचुएशन में क्या आ रहा है, वेंडर अकाउंट, और इसी वेंडर को हम शेयर इशू करते हैं, और इसी इशू ऑफ शेयर्स को हम कहते हैं क्या, अदर देन कैश। हाँ जी, अब हमारा मेन टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो अब आया है कि सर अदर देन कैश, ये तो आप परचेज दिखा रहे थे, लेकिन अदर देन कैश यानी कि शेयर इशू करने का एंट्री है क्या, अभी तक तो आप इधर उधर घुमा रहे थे। देखिए अदर देन कैश का मतलब क्या है कि इस वेंडर को हमें पेमेंट करना है। जैसे मान लीजिए कि हमने इस वेंडर के नाम पर यहां मान लीजिए 4,80,000 आता है, यानी कि एसेट्स परचेज किया 4,80,000 का, या यहां भी मान लीजिए 4,80,000 आता है। दोनों सिचुएशन को लेकर चलते हैं, हमारा एंट्री यहीं पर डिफरेंस होगा, बट पेमेंट का एंट्री लगभग सेम जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं उसे मर्ज करके बता रहा हूं। आप इसको बनाए तो उसमें भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेंडर को पेमेंट कितना करना है हमें, 4,80,000 का। ठीक है भाई, यहां क्रेडिट किया था हमने, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है, वेंडर को क्रेडिट। क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, जब पैसा कोई देता है या किसी से हम कुछ लेते हैं तो जब वो गिवर होता है तो उसके नाम को क्या करते हैं, क्रेडिट। या आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो अब उसके को पेमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। कितना करना था सर जी, 4,80,000 रुपीज का। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि कुछ पैसा दे दिया, कैश कुछ पेमेंट कर दिया, बाकी जो बचा उसके बदले शेयर इशू किया। तो अगर मान लीजिए कैश दिया है तो टू कैश अकाउंट, मान लीजिए बोला कि 1 लाख रुपया कैश दे दिया, तो हम 1 लाख कैश दे दिए, और बाकी के लिए क्या करेंगे, शेयर्स को इशू करेंगे। कितने के लिए, 3,80,000 के लिए। आगे बात समझ में आपको। अगर वेंडर को पेमेंट करना है, कुछ कैश पेमेंट कर दिए हैं, तो टू कैश अकाउंट उतना अमाउंट लिख दीजिए, और बैलेंसिंग जो बच गया पैसा हम उसके बदले क्या करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे। समझ गए बात को आप। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए इस चीज को। अब हम देखेंगे कि सर यहाँ पर वेंडर अकाउंट आपने डेबिट किया, अगर कैश पेमेंट करते हैं तो टू कैश दिखा दिए, और जो पैसा बच गया उसके बदले शेयर इशू कर दिए। अब मान लीजिए कि सब पेमेंट करने के बाद वेंडर को कितना पेमेंट करना है हमें, 4,80,000 रुपीज। तो अगर 4,80,000 हमें पेमेंट करना है तो हम यहाँ नॉर्मल से एंट्री क्या कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री हमने कर दिया कि सर इसे हम शेयर इशू कर दे रहे हैं। अब देखिए एक बात और यहाँ पर आपको क्या जाननी जरूरी है, शेयर्स कितना इशू किया। कंपनी बोलता है ठीक है भाई आपको 4,80,000 रुपये का पेमेंट करना है, हम मान लिए बात को, लेकिन हम शेयर कितना इशू करें, तो उसका क्या होगा, टोटल इशूड शेयर्स इज इक्वल टू रूल क्या बन जाएगा हमारा, सिंपल है यार, अमाउंट पेबल, जितना पैसा हमें पेमेंट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में 4,80,000 का पेमेंट करना है तो अमाउंट पेएबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शेयर्स। और यहां कौन सा रेट लेते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि शेयर का फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या कहलाता है, वो शेयर कितने का है वो कहलाता है फेस वैल्यू, और हम उसे मार्केट में कितने में सेल कर रहे हैं वो कहलाता है हमारा मार्केट वैल्यू। 10 रुपए वाला शेयर है, 10 रुपए में मार्केट में सेल कर रहे हैं तो 10 रुपए हमारा फेस वैल्यू भी है और 10 रुपए हमारा मार्केट वैल्यू भी है।
और 10 रुपए वाले शेयर को अगर हम 11, 12, 13, 14, 15 कुछ में भी शेयर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कि 10 रुपया सर फेस वैल्यू है, और जितना आप बेच रहे हो यानी कि 11, 12, 13, 14 वो कहलाएगा हमारा मार्केट वैल्यू। समझ गए बात को? तो यहां जो पेमेंट कर रहा है तो यहां कितने शेयर इशू किया होगा ये? तो सर जी 4,80,000 का पेमेंट करना था, और शेयर्स मान लीजिए कि 100 रुपए वाले हैं, 100 रुपीज वाले शेयर इशू किया। टोटल कितना शेयर इशू किया होगा ये? 4800। तो यहाँ लिख दें हम लोग कि सर 4800 इंटू 100, 4800 शेयर्स इसने इशू किया, और एक शेयर का रेट कितना था? 100 रुपीज, और हमने पेमेंट कर दिया इसका कितना? 4,80,000 रुपीज। आई होप आप बात समझ गए। हाँ जी, एक चीज और बात है बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग कि सर 100 रुपए वाले शेयर को 100 रुपए में इशू कर दिया, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? एट पार। वेरी गुड। अगर आप 100 रुपए वाले शेयर को 100 रुपए में ही इशू कर दिए तो हम इसे बोलेंगे एट पार, और हमारा आंसर हो जाएगा ये। समझ गए बात को? ध्यान से समझिएगा। अगर एसेट्स परचेज किए हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 4,80,000, और दूसरा एंट्री क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,80,000। वैसे ही अगर हम बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, और बैलेंसिंग फिगर आया तो कैपिटल रिजर्व हमने लिख दिया, और इस केस में वेंडर को पेमेंट कितना करना था हमें? 4,80,000 का। तो हाँ जी, यही वाला एंट्री यहाँ भी आएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी इस केस में ए नंबर एंट्री ये है, बी नंबर एंट्री ये है। इस केस में ए नंबर एंट्री ये है और बी नंबर एंट्री ये है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कुछ कैश पेमेंट कर दिया है तो हम पहले ही क्या करेंगे? वेंडर टू बैंक कर देंगे। यानी कि अगर ये 5,80,000 होता और 1 लाख का हम पेमेंट कर दिए हैं तो वेंडर टू बैंक कितना कर देंगे हम लोग? 1 लाख रुपीज, और तब 4,80,000 के लिए एंट्री पास करेंगे। आई होप आप ये बात समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझते हैं कि सर एट पार पर इशू किया, लेकिन क्या प्रीमियम पर भी कंपनी शेयर इशू कर सकता है? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब प्रीमियम पर इशू किया तो क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमने क्या समझा कि अगर शेयर्स को एट पार इशू किया तो सर जी ये एंट्री यहां तक हो गया, लेकिन उसे अगर प्रीमियम पर इशू करता है तो क्या हुआ यार? देखो हमने क्या लिखा है? अमाउंट पेबल 4,80,000, और प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन है ₹20 या गिवन है 20%। 20% होगा तो 100 रुपए का 20% 20 रुपीज ही होगा। तो अगर गिवन है ₹20 तो हम क्या करेंगे? यहाँ 100 से डिवाइड ना करके 120 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा? 4,000 शेयर्स। कि सर अगर 4,80,000 का पेमेंट करना है हमें, और हमारे पास जो शेयर है 100 रुपए वाला है, और हम उसे प्रीमियम पर 20 रुपए प्रीमियम पर यानी कि 120 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो डिवाइड कर दीजिए 4,80,000 डिवाइडेड बाई 120। तो हमारा कितना शेयर इशू हो रहा है? 4,000 शेयर्स। तो टू शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? 4,000 इंटू 100। ये बात हमेशा ध्यान रखना आपको कि एक शेयर का जो फेस वैल्यू होता है उसी वैल्यू से टोटल शेयर में मल्टीप्लाई करके कैपिटल अकाउंट में जाता है। चाहे कोई भी एंट्री कर लो, तुम कहीं भी एंट्री कर लो, टोटल शेयर इनटू रेट ऑफ 1 शेयर, यानी कि फेस वैल्यू जो होता है उसी से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या? तो सर 4 लाख रुपीज, और यहाँ पर क्या होगा? 4,000 इंटू प्रीमियम कितना था हमारा? 20 रुपीज। तो कितना हो जाएगा भाई हमारा ये? 80,000 रुपीज। केसेज बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको कि एट पार पर क्या एंट्री करेंगे, और अगर एट प्रीमियम बोला तो हमारा एंट्री क्या होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए, और तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट।
आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर नोट कर लेंगे आप लोग। अब हम आते हैं नेक्स्ट बात पर, अपनी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमने क्या समझा कि सर अगर हम एसेट्स परचेज करते हैं तो शेयर इशू कर सकते हैं, किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन एक तीसरा कंडीशन भी होता है कि प्रमोटर्स को अगर इशू किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में ये जल्दी नहीं आता, बट फिर भी आपको ये जानना जरूरी है। नॉलेज जितना बिल्डअप करोगे क्या मालूम कहीं क्वेश्चन से आ जाए आपके बोर्ड में। तो प्रमोटर कौन होता है? मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी में आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझाया था। द फर्स्ट पर्सन हु थिंक्स टू स्टार्ट द बिजनेस, वो पहला व्यक्ति जो कि किसी कंपनी को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है। जैसे टाटा कंपनी के प्रमोटर कौन कहलाएंगे? जमशेदजी टाटा, जिन्होंने उस कंपनी को पहली बार स्टार्ट करने के बारे में सोचा और उस कंपनी को स्टार्ट किया, यानी कि पहला पर्सन, तो उसे हम कहते हैं प्रमोटर। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, शेयर्स को प्रमोटर को इशू करते हैं। इसके में ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, एक एंट्री बस पास कर देना है। क्या? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे अगर हमने इसे 4,80,000 का किया तो 4,80,000 ही यहाँ भी हम नोट कर देंगे। आगे बात समझ में आपको? इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 4,80,000 हम यहाँ पर शो कर देंगे। अब अगर इसे हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो वो भी यहाँ वही होता, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और हम इस सिचुएशन में 4,000 शेयर इशू करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। 4,000 इंटू 100 यानी कि 4 लाख रुपीज़, 4,000 इंटू 20 यानी कि 80,000, और हम पेमेंट कर देते टोटल 4,80,000। यानी कि क्वेश्चन में अगर एट पार इशू किया तो हम ये एंट्री पास कर दिए, और अगर एट प्रीमियम इशू किया तो हम ये वाली एंट्री पास करके प्रमोटर को शेयर इशू कर देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कंसिडरेशन अदर देन कैश के ये 3 टॉपिक्स होते हैं, एसेट्स परचेज करने के लिए, बिजनेस परचेज करने के लिए और प्रमोटर को इशू करने के लिए। प्रमोटर को इशू करने का एंट्री क्या है, फिर से समझ लीजिए। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि हमने 5 लाख रुपया प्रमोटर्स को पेमेंट किए या 500 शेयर प्रमोटर को इशू किए, तो ये एंट्री पास कर देंगे। और अगर प्रीमियम बोला तो ये एंट्री पास कर देंगे। आई होप बहुत ही अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप इस बात को मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस को जरूर क्लियर करूंगा, आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।